Hello everyone, I welcome you all in my Science Academy YouTube चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग गेट लाइफ साइंसेस का बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं फ्रॉम 2012 ने आप लोगों ने रिक्वेस्ट डाला था कि इसका डिटेल सॉल्यूशन कर दीजिए, तो आज हम लोग इस वीडियो में इसका डिटेल सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, 4 प्रोटीन P1, P2, P3 and P4 have 17, 10, 21 and 14% hydrophobic amino acids respectively. The order of precipitation of this protein है using ammonium sulfate will be okay। तो यहाँ पर यह समझना है कि एमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन जो होता है वो लार्ज मॉलिक्यूल को, जो इनसॉल्युबल लार्ज मॉलिक्यूल या लार्ज प्रोटीन या इनसॉल्युबल प्रोटीन को पहले प्रेसिपिटेट करेगा। जो बड़ा होगा और जो पानी वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा वो पहले दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनसॉल्युबल इन वाटर में वही प्रोटीन होंगे जिनके पास में परसेंटेज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मोर होगा। तो ज़्यादा जो होंगे जैसे 17, 10, 21 और 14 ये परसेंटेज दिया हुआ हाइड्रोफोबिक का, तो यानी P3 सबसे ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होंगे, इसलिए ये वाटर में सबसे कम सॉल्युबल होगा और इसलिए ये सबसे पहले प्रेसिपिटेट करेगा। तो आंसर होगा सबसे पहले P3, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। फिर दूसरा नेक्स्ट मेजर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 17 है, यानी P1, तो यहाँ भी यहाँ भी। उसके बाद में थर्ड है 14%, तो P4 यानी P4 इसके बाद आएगा एंड देन P1 सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिसिटी सबसे कम है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। होप सो ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ amino acid in the protein has high propensity to take up alpha helical conformation। तो ये भी क्वेश्चन मैंने अपने गेट लाइफ साइंसेस लाइव सेशन में कराया हुआ है, जहाँ पर मैंने बताया था कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में दो एमाइनो एसिड जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, एक ग्लाइसिन और दूसरा प्रोलीन। तो ये भी मेरे गेट लाइफ साइंसेस के लाइव सेशन से ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो ग्लाइसिन बहुत फ्लेक्सिबल है, स्मॉल अमाइनो एसिड है, इसलिए नहीं होगा। प्रोलीन बहुत ज़्यादा रिजिड है, इसलिए नहीं होगा। तो ग्लाइसिन और प्रोलीन सब जगह है, देखिए। तो ये तीनों नहीं होंगे, तो जहाँ नहीं है उनका चांसेस ज़्यादा है कि ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर हो। तो आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन, एलानिन एंड अर्जिनिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली डिफाइंड मोल्टेन ग्लोब्यूल स्टेट ऑफ द प्रोटीन। तो मोल्टेन ग्लोब्यूल का मतलब होता है जैसे तुरंत पिघल कर मेल्ट कर जाना। तो यानी कोई अगर स्ट्रक्चर है 3D स्ट्रक्चर और उसको आपने हीट किया या आपने कोई टीनेचरिंग एजेंट डाला जिसकी वजह से वो तुरंत क्या हो गए, हाइड्रोफो, पूरे के पूरे ये जो 3D स्ट्रक्चर है वो लीनियर हो गया, एन और सी टर्म्स लीनियर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोल्टेन ग्लोब्यूल, यानी 3D स्ट्रक्चर का कंप्लीटली लॉस हो जाना, कंप्लीटली अनफोल्डेड स्टेट में आ जाना। तो आंसर विल बी सी ऑप्शन, ठीक है। अब आ रहे हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज हाईएस्ट फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड। ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर होगा ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन के बाद में टायरोसिन और फेनाइलएडेनिन उसके बाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है, जो हम लोग नेक्स्ट कुछ एक दो दिन में ये टॉपिक को स्टार्ट करेंगे अपने लाइव बायोकेमिस्ट्री सेशन में। तो यहाँ पर ये समझना है कि साइनाइड कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का इनिबिटर है, फिर उसके बाद में फर्स्ट या 3 को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। लेकिन ओलिगोमाइसिन बेसिकली ब्लॉक करता है किसको, एटीपी सिंथेस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 को ये ब्लॉक करता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन का नहीं कोई लेना देना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से लेकर 3, 3 से 4, बस इसी बीच में, 5 इसके बाद में। इसको ब्लॉक भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, O2 के पास चला जाएगा और ये वाटर फॉर्म कर देंगे। होप सो ये क्लियर। तो आंसर होगा इसका सी, ओलिगोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ एमिनो एसिड विच डज नॉट अंडरगो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ये भी आया हुआ है, मैंने जो बताया था लाइव सेशन बायोकेमिस्ट्री में, जहाँ पर
टायरोसिन, सेरीन, जिसके जिसके साइड चेन में OH होगा वो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो सकता है। तो सेरीन के पास में है, अर्जिनिन के पास में CONH2 है, तो ये जा सकता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। यहाँ भी है, यहाँ भी OH है, इसमें भी साइड में एमाइड लिंक है, तो ये भी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हो सकता है। ये नहीं हो सकता, इसमें साइड चेन में कुछ भी OH भी नहीं है, ना ही CONH2 है, तो ये आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरफ से मैच करना हार्मोन और इसके प्रिकर्सर सिंथेसिस। तो देखिए रेटिनोइक एसिड बेसिकली विटामिन ए से आता है, तो विटामिन ए, और विटामिन ए का प्रिकर्सर है बीटा कैरोटीन, तो ये होगा थर्ड। एपिनेफ्रिन टायरोसिन से सिंथेसिस होता है, थ्रोम्बेक्सोन एराकिडोनिक से एसिड से होता है, और एस्ट्राडायोल कोलेस्ट्रॉल से होता है। तो आंसर मैच कर लीजिए। तो पी का फोर्थ यहाँ पर है, क्यू का फर्स्ट, तो आंसर विल बी दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर स्टिमुलेशन ऑफ द यूकैरियोटिक द इंटरसेलुलर कैल्शियम इज रिलीज्ड फ्रॉम। तो ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ कि कैल्शियम जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होता है और वो वहां से रिलीज होता है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, लेग्यूमिनस प्लांट मेंटेन द वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन इन देयर रूट नोड्यूल्स बिकॉज, ये भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये टॉपिक अभी हुआ नहीं है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म उसमें कराऊंगा। तो यहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और वहाँ पर एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं लिग हेमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, तो आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, मेम्ब्रेन ऑफ मैच्योर बी सेल्स हैव। तो मैच्योर बी सेल्स में IgM और IgT, ये समझना है कि IgM सबसे प्राइमरी एंटीबॉडीज है, प्राइमरी एंटीबॉडी, यानी फर्स्ट टाइम अगर इन्फेक्शन हुआ है तो आपके बॉडी में जो सबसे पहले बनेगा वो IgM बनेगा। सेकेंडरी एंटीबॉडीज यानी जिससे मेमोरी डेवलप होता है वो होता है IgG। तो ये देखा गया कि IgM सबसे पहले बनेगा, और लेटर ऑन में यही IgM कन्वर्ट कर जाता है IgD में, IgD में, तो आंसर होगा इन दोनों के मतलब बाइंडिंग पॉकेट्स या एंटीजन बाइंडिंग साइट्स ABS दोनों सेम होंगे, तो आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइट्रेशन कर्व से आया हुआ है। तो एमाइनो एसिड हैज वन प्रोटोन डोनेटिंग ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है इंडिकेशन, जिसका R साइड चेन R है, ये COOH NH2 और R दिया हुआ है, तो यानी वन प्रोटोन डोनेटिंग होगा। तो प्रोटोन डोनेटिंग कौन होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यही प्रोटोन डोनेट करता है। NH2 तो प्रोटोन एक्सेप्टर है, तो यानी ये कह रहा है कि सिंगल एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पर NH2 तक है, तो इसका मतलब दूसरा क्या होगा, R में NH2, क्योंकि अगर यहाँ COOH होता तो यहाँ लिखता 2 प्रोटोन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसी से इंडिकेशन मिल जाएगा मुझे कि ये बेसिक एमाइनो एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो pKb बेस और इसी को 2 कहते हैं, और pKr, ठीक है, इसका एवरेज ले लेंगे। तो जब इसका एवरेज लेंगे तो यहाँ पर pKa का कोई रोल नहीं है, तो NH2 pKb क्या हो जाएगा, 9.67 प्लस 4.25 डिवाइड बाई 2, ये होगा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये आएगा कितना, तो 7 5 12 6 2 8 1 9 9 4 13, ठीक है। तो अब यहाँ पर 6 ये आएगा, 6 दूनी 12 प्लस 6 9 दूनी 18 और ये 6.96 इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। अब 6.96 पर अब आ रहे हैं, यानी ये वेरी क्लोज टू 7 है। तो अब आता है मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल विल हैव नेट चार्ज -1 एट pH 7, यस ये ट्रू है। नेट चार्ज PI वैल्यू पर, PI वैल्यू पे ये कैसा होगा मॉलिक्यूल, COO- कंप्लीटली लूज कर जाएगा, NH2 और NH जो साइड चेन है CH2, मैं यहाँ पर साइड चेन में लिख रहा हूँ N, और यहाँ पर NH2 ये साइड चेन है। तो यहाँ पर इन दोनों ये NH3 फॉर्म में होगा और ये NH3, लेकिन इन दोनों में से दोनों लूज करके नेट चार्ज +1 देगा, ताकि ये इसको न्यूट्रलाइज कर दे एट कितना, ये 7.0। तो यहाँ पर
पीआई वैल्यू की बात कर रहे हैं या पीआई से थोड़ा सा ऊपर, तो ऑलरेडी प्रोटॉन पूरा का पूरा इससे रिलीज हो जाएगा। अब जो प्रोटॉन लूज हो रहा है इससे लूज होगा, इसके आगे पीआई, तो यहाँ पर इस पर नेट नेगेटिव चार्ज होगा। तो आंसर होगा दिस मॉलिक्यूल विल हैव नेट चार्ज -1 एट 7.0। आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। देख लीजिए बाकी, मॉलिक्यूल हैज नेट चार्ज 0 एट pH 4.25, नहीं pH 6.96 के पहले की बात करें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल विथ हैव यहाँ पर deprotonated R molecule will have deprotonated R group at 3.22, नहीं 3.22 पे deprotonated कैसे होगा, ये तो deprotonated का यहाँ पर होगा 4.25, तो 4.25 से जब आगे जाएंगे तब ये deprotonated होगा, यहाँ तो यहाँ 50% होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। During the titration of strong base, deprotonation will start from R group, नहीं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से स्टार्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ रहे हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डज नॉट हैव एडीपी राइबोसिल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। ओके, तो एडीपी राइबोसिल ट्रांसफेरेज क्या करता है, ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, ठीक है। जब प्रोटीन बन गया तो उसके बहुत सारे प्रोटीन के एक्टिव पॉकेट पर राइबोसिल, एडीपी राइबोसाइल ये ऐड किया जाता है। जस्ट लाइक अगर आपको मैंने पढ़ाया हुआ फॉस्फोराइलेशन, उसी तरीके से ये एडिशन है। दिस इज द कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोटीन इनएक्टिव हो जाते हैं या एक्टिव हो जाएंगे। तो ये बेसिकली जो है ये एंजाइम यूज़ किया जाता है, ये टॉक्सिन बेसिकली यूज़ करते हैं, जैसे डिप्थेरिया टॉक्सिन, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन, स्यूडोमोनास टॉक्सिन। ये क्या करते हैं, ये इस तरह एंजाइम, ये एंजाइम की तरह प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन क्या करता है, एडीपी राइबोसिल को ट्रांसफर करता है, ये ट्रांसफरेज एक्टिविटी की तरह शो करते हैं। और यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर 2 जो प्रोटीन में पार्टिसिपेट करते हैं उस पर जाकर इन पर अटैच कर देते हैं, राइबोसाइल कर देंगे, राइबोसाइलेशन, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, और इनएक्टिव होने की वजह से वो प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप कर जाएंगे। तो ये बेसिकली ये तीनों सीक्रेट करते हैं एक्सेप्ट एस ऑरियस अल्फा टॉक्सिन, ये नहीं सीक्रेट करता ये। तो आंसर होगा नॉट पूछ रहा है, आंसर विल बी डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है द करेक्ट पेयर ऑफ एमाइनो एसिड सीक्वेंस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टारगेट ऑर्गेनेल। तो बहुत सारे प्रोटीन जो डिफरेंट ऑर्गेनेल में जाते हैं उनके आगे की तरफ एक एड्रेस लगा रहता है कि इनको कहाँ जाना है। जैसे ये प्रोटीन है तो ये प्रोटीन के आगे कोई जरूरी नहीं है कि एन टर्मिनस पे, ये एन टर्मिनस आगे की तरफ हो गया या सी टर्मिनस पे रहेगा या बीच में भी रह सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एड्रेस डिसाइड करता है कि ये प्रोटीन को कहाँ जाना है, किस ऑर्गेनल में जाना है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए सिग्नल स्पेसिफिक होगा, पेरोक्सिसोम के लिए होगा, और ये मैं जब सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें आप इसको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर KDEL ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं होता, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत सारे प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी में जाते हैं, गोल्जी से वापस एंडोप्लाज्मिक आते हैं, तो वापस आने के लिए ये एड्रेस है। तो ये गलत होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। SKL ये करेक्ट है, यहाँ पे सेरीन, लाइसिन और ल्यूसीन ये 3 सीक्वेंस चाहिए पेरोक्सिसोम के लिए। तो पेरोक्सिसोम लाइसिन को हम लोग क्या लिखते हैं, K से सिंगल रिप्रेजेंटेशन, तो आंसर होगा इसका C ऑप्शन, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बीटा ऑक्सीडेशन, ये भी मैं कराने वाला हूँ आगे अपकमिंग लेक्चर्स में, कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ 16 कार्बन फैटी एसिड और 17 कार्बन, तो एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है। देखिए इवन नंबर जब भी डिग्रेड करेगा तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पर आप सिंपल 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन होता है, तो नंबर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम कितना हो जाएगा, 8 एसिटाइल कोएंजाइम। तो 16 के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ जो 17 है, ये 17 वाला में क्या होता है कि लास्ट के 3 कार्बन ये प्रोपेनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रोपेनाइल कोएंजाइम में एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप या CO2 ऐड होता है, और ये 4 कार्बन सक्सिनेट बनता है जो TCA साइकिल में एंटर कर जाता है। तो इससे 3 जो कार्बन है इसको माइनस करके क्या बनाना है, प्रोपेनाइल कोएंजाइम है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 14 कार्बन।
14 कार्बन को 2 से डिवाइड कर दीजिए सारे, अब एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएंगे तो कितना बनेगा 7। तो यानी 7 जो होगा वो होगा एसिटाइल कोएंजाइम में, 1 प्रोपेनाइल कोएंजाइम में, और इससे तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम में बन ही रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। होप सो ये क्लियर है। नेक्स्ट आ रहे हैं, ये इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है। इमेच्योर बी सेल टर्मिनल ट्रांस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज सीक्रेट करता है, तो ये रॉन्ग है, नहीं ऐसा कोई नहीं। उसके बाद एक्टिवेटेड बी सेल्स, यस ये सही है, क्लास स्विचिंग होता है। क्लास स्विचिंग में मतलब है कि यहाँ पर जो FC रीजन है वो स्विच करते हैं, जैसे म्यू, एम, डेल्टा, ठीक है। तो इस तरह से स्विचिंग जो होता है, एक से IgG बन रहा है, IgM बन रहा है, IgA बन रहा है, IgD बन रहा है, तो इस तरह से जो इसको स्विच बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लास स्विचिंग। तो ये एक्टिवेटेड बी सेल्स करते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड, प्री बी सेल्स में सेरोगेट लाइट चेन होता है, यस ये भी करेक्ट है। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो आंसर होगा इसका डायरेक्ट Q and R। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। The actual free energy change of a given biochemical reaction carried out under standard condition with 1 molar initial concentration of each of the reactant and the product will be, okay। तो यहाँ पर डेल्टा G नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का यही डेफिनेशन होता है कि इट इज द amount of free energy available with the or amount of energy released or required when substrate is converted into product, and how much 1 mole substrate is converted into 1 mole product at 25 डिग्री सेंटीग्रेड and 1 atmosphere which is a standard। तो 1 मोल ये सेल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज मेंशन किया हुआ, 1 मोल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इसका मतलब है कि जो डेल्टा G की बात कर रहा है वो कुछ नहीं है, वो डेल्टा G नॉट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, इक्वल टू द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। होप सो ये क्लियर है। नेक्स्ट आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग एंजाइम विथ इट्स ग्रुप। ओके, तो फ्लीपेज ये सेल मेम्ब्रेन में देखने वाले हम लोग। फ्लीपेज एंजाइम जो होता है वो बाहर से जो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स होते हैं उनको अंदर की तरफ कराता है, जैसे ये एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ है और ये साइटोप्लाज्मिक है, तो इसको रोटेट कराकर अंदर की तरफ ले आया। तो इसका ये कौन कराता है, फ्लीपेज। फ्लोपेज क्या करेगा, अंदर से बाहर की तरफ ले जाएगा, इसको ये कराएगा फ्लोपेज। और दोनों सबका मिक्सिंग कौन कराता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट, इधर ज़्यादा हो गया तो ऊपर भेज दिया, ऊपर ज़्यादा हो गया तो नीचे आ गया, तो ये कराता है एस्कम्बलेज, एस्कम्बलेज, ठीक है। और लाइपेज का तो काम मालूम है, लिपिड को डिग्रेड करना है, ठीक है, लिपिड को ब्रेक डाउन करना है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। तो चलिए अब मैच कर लेते हैं। फ्लीपेज catalyzes the movement of any phospholipid across the membrane down the concentration gradient, नहीं ये काम है एस्कम्बलेज का। सेकेंड आता है catalyze the translocation of amino phospholipid from extracellular to inner leaflet, यस ये काम है इसका। फ्लोपेज catalyze the translocation membrane, यस ये वाला इसका है, एंड इसका हो जाएगा। तो P का 2 यहाँ है, बस यही आंसर होना चाहिए। Q का 3, R का 4, S का 1, यस ये। अब आ रहे नेक्स्ट, ये हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएम्फेनिकोल, साइक्लोहेक्सामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 4 तरह के प्रोटीन इनिबिटर और ये स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके बाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ समझना है कि साइक्लोहेक्सामाइड, इन चारों में से साइक्लोहेक्सामाइड ये यूकैरियोटिक के प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है। साइक्लोहेक्सामाइड, राइसिन, ये दोनों क्या करते हैं, यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। बाकी टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएम्फेनिकोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोकैरियोटिक करते हैं। तो देख लीजिए पहले सबसे ATS राइबोसोम, ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में, तो R का तो 4 हो जाएगा। तो बस यहाँ सिंपल देखिए R का 4 सिर्फ 1 है, तो आंसर यही होगा। तो बाकी भी कर देते हैं, बाकी खैर आप देख लीजिए, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि P का 2 होगा, ये हम लोग देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट जब आएगा। तो A साइड को ब्लॉक करता है, Q जो है ये इनिबिट करेगा बैक्टीरियल सिंथेसिस बाय पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, P साइड को ब्लॉक करता है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन मिसलीड करता है। ये शुगर की तरह स्ट्रक्चर है इसका, ये शुगर माइटिस की तरह स्ट्रक्चर है, और ये क्या करता है, बेसिस के बीच में आकर उसको मिसलीड कर देता है। तो आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे 19th, यहाँ पर
प्रेजेंस ऑफ प्लस और माइनस के प्रेजेंस में कर रहे हैं, रिवर्सिबल इनिबिशन है क्योंकि ये इस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, तो ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, एंजाइम के मेरे उस वीडियो को देखिएगा लाइव सेशन, जिसमें मैंने कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स को पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला विदाउट इनिबिटर है तो -4 है, और ये वाला प्लस इनिबिटर तो -2 है, यानी वैल्यू -4 से -2 हुआ, तो ये वैल्यू इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो कितना फोल्ड इंक्रीज किया, तो यहाँ पर सिंपल है, ये 4 से -4 से -2 हुआ, तो ये 2 टाइम्स इंक्रीज करके, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। होप सो ये क्लियर है कैसे मैंने किया। और नहीं तो ये वाला पॉइंट कर लीजिए, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे -1/km, और इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे -1/αkm। तो अल्फा के 1/km की वैल्यू क्या आएगी, 1/km की वैल्यू है -4, और -1/αkm की वैल्यू क्या है -2, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है कितना, इसकी वैल्यू 4, ये उधर जाएगा, ये मतलब इधर आएगा। तो अब क्या है, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, तो अल्फा उधर गया तो -4 -2, देख लीजिए क्या है 2, यही डायरेक्टली मैंने बताया यहाँ पर 2। अच्छा, अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 2 मालूम चल गया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि अल्फा कॉन्सेंट्रेशन 1 प्लस आई कॉन्सेंट्रेशन विच इज इनहिबिटेड कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई के आई। ठीक है, यानी के आई का मतलब होता है यहाँ पर कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ के आई, तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यही फाइंड आउट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर। तो अल्फा की वैल्यू 2 दी हुई है, 1 प्लस इनहिबिटर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ दिया हुआ है 3 × 10⁻³ के आई डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है, तो ये वैल्यू क्या हुआ, इधर गया तो 1, 2 - 1 इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ के आई, और 1 इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ और के आई, तो के आई इस तरफ गया तो 3 × 10⁻³, इसका आंसर ये होगा, यस ये वाला। चलिए होप से ये क्लियर है। अब आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन पर। द फिगर बिलो इज a systematic of linear double stranded DNA containing the indicated restriction site. The DNA was completely digested by these two endonuclease. Product were purified and added to the approximate buffer reaction mixture of DNTP where alpha, okay ये बहुत important है, alpha 32 पर रेडियो लेबल्ड किया हुआ है। Clenophragment E. coli DNA polymerase 1 is used. Cleno product were analyzed by Cheld and autoradiography. Okay, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये डीएनए है और ये इसका लीनियर है, 5 प्राइम और 3 प्राइम ये है। इसको दो डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया गया। तो एक यहाँ कट होगा PVU2 से, और EcoR1 से यहाँ कट होगा। ये इस तरीके से कट कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ब्लंट एंड कट या नॉन स्टिकी कट, और इसको कहते हैं स्टिकी एंड, ये स्टिकी एंड क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से मान लेता हूँ कि कट करने के बाद सबसे पहले देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये डबल स्टैंडर्ड है, तो मैं इसको समझाने के लिए डबल स्टैंडर्ड लिख रहा हूँ। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, अब जब यहाँ पर ये कट हुआ, यहाँ पर साइट है PVU का, तो जब PVU से कट किया तो ये तो ब्लंट कट होगा, देखिए यहाँ से ऐसे कट होगा, तो एक ये बनेगा 5 प्राइम 3 प्राइम, इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि और क्लियर हो। और दूसरा क्या होगा, इस तरफ से ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, और दूसरा वाला ये कट होने के बाद में, यहाँ से कट होने के बाद में ये क्या बनेगा, इधर पूरा का पूरा 5 प्राइम 3 प्राइम, और इधर पूरा का पूरा ये बचा। अब आप E को R1 से कट कर दो, E को R1 से, समवेयर यहाँ साइट है, तो मैंने E को R1 से कट किया, लेकिन E को R1 ब्लंट एंड नहीं कर रहा है, वो कैसा कट कर रहा है, देखिए एक तरफ G है इस तरीके से ऐसा, तो यहाँ पर जब कट करेगा तो ये कैसा लगेगा, यहाँ पर ऐसा ऐसा
ऐसा ये डायग्राम ड्रॉ करना है। तो जब ये कट होने के बाद में रिलीज होगा तो ये कैसे बनेगा, इसको इको R1 से कट करने के बाद में ये इस तरीके से रेड के पास से ऐसा आ जाएगा, एक पोर्शन इधर निकला और दूसरा पोर्शन क्या निकलेगा उधर से, ताकि ये दोनों जब बैठाऊं इसको आपस में तो ये कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए। अब देखिए यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है, ये तो इधर क्या आएगा 3 प्राइम और यहाँ पर 5 प्राइम, इधर क्या आएगा 5 प्राइम, इधर आएगा 3 प्राइम, तो इधर क्या आएगा 5 प्राइम, यहाँ 3 प्राइम। अब देखिए यहाँ पर जब डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे, क्लेनो फ्रेगमेंट यानी डीएनए पॉलीमरेज डाल रहा है, ये देखिए यहाँ पर, और अल्फा 32 पर ये क्या है डीएनटी पे रेडियो लेबल्ड है, तो अल्फा 32 ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में लिंक्ड हो जाता है, वो पार्टिसिपेट करेगा। फॉस्फेट जो बॉन्ड, फॉस्फेट ग्रुप जो फॉस्फोडाइस्टर में इन्वॉल्व होता है, वो मैंने न्यूक्लिक एसिड में भी बताया कि उस वीडियो को देखिएगा नहीं समझा दिए तो, वो अल्फा 32 का ही इन्वॉल्व होगा, अल्फा इन्वॉल्व होगा। अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है, तो ये दोनों रिलीज हो जाएंगे, फॉस्फेट पोजीशन ये वाले बीटा और गामा रिलीज हो जाएंगे, अल्फा वाला अटैच करेगा यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में। चूंकि ये रेडियो लेबल्ड है तो यानी यहाँ पर अगर न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है तो वो रेडियो लेबल्ड होगा और उसको आप इजीली ऑटो रेडियोग्राफी या डार्क में देख सकते हैं, वहाँ से लाइट निकलेगा। तो अब यहाँ देखिए 3 प्राइम पे क्या होता है OH, तो आपको मालूम है कि OH मैंने पहले भी बताया न्यूक्लिक एसिड में कि एक्सटेंशन हमेशा 3 प्राइम OH से होगा, लेकिन इसको टेम्पलेट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट इंफॉर्मेशन कहाँ से लेगा, ये तो एक्सटेंशन होगा, तो इंफॉर्मेशन इस तरफ से लेगा। देखिए ये 5 प्राइम का है तो इसका मतलब ये बनाया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल ATCG, ये मैं समझाने के लिए ले लिया। तो अब 3 प्राइम से क्या करेगा, ये अल्फा को लेकर यहाँ पर अल्फा 32 ऐड करेगा और इसका अब क्या करेगा, यहाँ पर A का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर कुछ लगाएगा, जैसे T, फिर अल्फा अटैच होगा, फिर A, फिर अल्फा अटैच होगा, फिर CG और फिर अल्फा अटैच होगा C, तो ये सब रेडियो लेबल्ड होंगे, ये 3 प्राइम पर एंड होगा। तो 5 प्राइम का एक्सटेंशन रहना चाहिए और 3 प्राइम शॉर्ट होना चाहिए 5 प्राइम से, ताकि इंफॉर्मेशन 5 प्राइम से ले ले और 3 प्राइम का OH आगे की तरफ बढ़े। तो देखिए यहाँ पर ये एक्सटेंशन है तो इसका इंफॉर्मेशन लेकर यहाँ सिंथेसिस होगा, तो ये रेडियो लेबल्ड है तो ये दिखेगा ऑटो रेडियोग्राफी। तो अब इस तरफ से इसी तरीके से यहाँ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगा 5 प्राइम का, तो ये वाला एक्सटेंशन हो जाएगा 3 प्राइम का, तो ये भी यहाँ से भी रेडियो लेबल्ड ऑटो रेडियोग्राफी होगा, तो ये भी लाइट या फ्लोरेसेंस या कह सकते हैं आप डार्क में इसको एनालाइज कर सकते हो, तो 2 बैंड को एनालाइज कर सकते हो। ये फर्स्ट वाला फ्लैट है तो यहाँ पर 3 प्राइम ना फ्लैट है, OH तो यहाँ पर है लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएगा, 5 प्राइम एक्सटेंडेड नहीं है, ओवरहैंड नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, फ्लैट कट है तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये नहीं देगा। तो यहाँ पर अब साइज देख लीजिए, ये 2 KB वाला देगा क्या, यही तो 2 KB होगा यहाँ कट होने के बाद, तो ये नहीं देगा। ये कितना है 3 KB, ये देगा, तो 2 KB नहीं देगा। और ये क्या है 1 KB, ये देगा क्योंकि 2 KB और यही तो बना, तो आंसर यहाँ पर आएगा सिर्फ 1 KB, सॉरी ये वाला 3 KB, ये 3 KB, ये वाला और ये वाला, ये ठीक है। तो 3 KB और 1 KB, 2 KB बिल्कुल नहीं देगा, तो आंसर यहाँ पर A ऑप्शन होगा। होप सो ये क्लियर है। तो इसी के साथ में ये मैंने पूरा का पूरा गेट लाइफ साइंसेस 2012 का क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री का सॉल्यूशन कर दे, जो आपका डिमांड था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे बेल आइकन भी होगा उसको भी प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।